देखो भाई फोकस सारे सारे बोर्ड पर कोई बातें बातें सब बात में चैप्टर स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर तुम्हारा बिल्कुल लास्ट चैप्टर रहेगा थर्ड बुक का। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लगा लो, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर भी है ये, सबसे ज्यादा आसान चैप्टर भी है। ठीक है, डिफिकल्ट क्यों है? बिकॉज स्कूल में जब करवाया जाता है चैप्टर तो रट्टाफिकेशन के तरीके से कराया जाता है। एक छोटा सा फॉर्मेट दिखा दिया जाएगा। फॉर्मेट क्या है तुम्हारे पास? एक बुक के ऊपर एक फॉर्मेट, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये कैश एक्टिविटी है, और ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी है। टीचर उठा के बोलते हैं बेटा ये लिख लो और चलो एज इट इज। यही सिखाया गया हो, यही बताया गया हो, सब जगह यही होता है। ठीक है, सबका सीन यही है। पॉइंट ये है कि आप सबको ना ये नहीं पता कि भैया इनमें से ये आइटम मैंने यहाँ डाली है, इन सबको प्लस किया है, ये माइनस किया है, ये प्लस माइनस किए हुए हैं, ये आइटम यहाँ डाली गई है। अब इसमें ना हर एक आइटम का एक स्पेसिफिक लोकेशन डाला गया है ना। ये आइटम यहाँ क्यों डाल सकता है और ये आइटम यहाँ क्यों डाल सकता। प्लस इसके बाद अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात की जाए, सेल्स को हम प्लस कर रहे हैं, परचेज को माइनस कर रहे हैं, ये प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, व्हाई रीजन। भाई इनके पीछे का लॉजिक रीजन वगैरह किसी को कुछ पता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि टीचर को नहीं पता, सारे टीचर को ये बात पता होती है कि किसी भी डाटा को रिकॉर्ड करते टाइम उसको पर्टिकुलरली इन्वेस्टिंग में ही क्यों डाला जाए, ऑपरेटिंग में क्यों डाला जाए। क्या ये वैल्यू सेल वाली ऑपरेटिंग में जा सकती, क्यों नहीं गई। इन्वेस्टिंग के बाद फाइनेंसिंग का, जो फाइनेंसिंग में सारी आइटम पड़ी हुई हैं, ऊपर के सारे आइटम प्लस है, नीचे सारे आइटम माइनस है, मैंने सीरीज में लगा दिया। इन सबको यही क्यों डाला गया। कुछ आइटम ऐसी भी है इसके अंदर, जैसे ये वाली आइटम, डिविडेंड पेड वाली आइटम, ये वाली आइटम, ये वाली आइटम और ये वाली आइटम, ये तीनों आइटम यहाँ भी आती हैं और ऑपरेटिंग में भी आती हैं। क्यों आती हैं? और लॉजिक गाइड वो नहीं पता। और जिस दिन हम पूरे लॉजिक को समझ जाएंगे पूरा चैप्टर समझ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके लिए लिटरली बताऊं आपको कम से कम भी इस पूरे चैप्टर के लिए 2 क्लास का टाइम देना पड़ेगा। पहली क्लास आज पूरे चैप्टर को ओवरव्यू करेंगे, तरीके से चैप्टर में है क्या, बेस थ्योरी वाला एक तरीके से देखा जाए। लिखने वाला पार्ट है, समझने वाला पार्ट है। लिखने वाला पार्ट नोट्स के अंदर ही अवेलेबल है। ये सारे प्रिंट आउट नोट दे दूंगा, ज्यादा पेज में नहीं है, 4 पेज के अंदर पूरा नोट खत्म हो जाता है चैप्टर के। ठीक, केवल 4 पेज के अंदर पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। ये वाला सेगमेंट हम नहीं करने वाले, बाद में करेंगे, तो बाद में करेंगे। अभी इनिशियली जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर के अंदर वो है हमारे पास थोड़ा सा थ्योरेटिकल एरिया, थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट है। जैसे व्हाट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। और चैप्टर को के ऊपर बात करें, कितने मार्क्स का चैप्टर है ये आता है 6 + 1 +, ठीक है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन, सबसे एंड 34 नंबर क्वेश्चन इसी का होगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन यही मिलेगा। ठीक है, आराम से। और एक चीज से श्योरिटी और देता हूं, इस चैप्टर का 6 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं हो सकता। लिख के दे रहा हूं, वो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। रीजन क्या है? जो कुछ हम दिन बेटा बातें बाद में कर लेना। ठीक है, चैप्टर निकल गया ना, पूरे चैप्टर निकल जाए, कहीं नहीं। ठीक है, 3 मिनट तक दे रहे गोल्डन स्टेप्स, 10 स्टेप्स, और आपका आंसर गलत होने के चांसेस बिल्कुल 0%। गलत हो ही नहीं सकता आंसर। एक शर्त, कैलकुलेशन एरर, वो मैं नहीं संभाल सकता, वो आपको देखना पड़ेगा। बट हम जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बड़ा क्वेश्चन कराऊं या छोटा क्वेश्चन कराऊं, मैं इन्हीं स्टेप्स को यूज करूंगा बैक टू बैक। और कोई रॉकेट रॉकेट स्टेप नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप्स है। इनिशियली यहां तक के जो स्टेप है ये वाले, ये जो स्टेप्स है ये वाले, केवल यही मेन है। अच्छा आगे वाला कुछ ठीक है, ठीक है, 2 से 4 कैलकुलेशन बस। मेन तो ऊपर वाले स्टेप्स है, तो ऊपर वाले स्टेप्स के ऐसा कुछ नहीं कि बहुत हार्ड है, बहुत सिंपल है। तो चलो अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं पूरा स्टार्टिंग से। थ्योरेटिकल एरिया पूरे चैप्टर में कितना है हमारे पास, क्या कर रहे हैं सिर्फ दो चैप्टर कुछ और भाई वाला है, कुछ और है। 5 चैप्टर अवेलेबल है, 2 चैप्टर थ्योरी के, एक कंपैरेटिव कॉमन साइंस का, एक अकाउंटिंग रेशियो, फिर उसके बाद सबसे हैवी चैप्टर है, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग चैप्टर है। तो अभी हम क्या करते हैं, टाइम टेकिंग चैप्टर को थोड़ा सा स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगाएंगे इनके ऊपर, बिकॉज़ ये मैं ना भगा नहीं सकता, आज स्टार्ट किया एक दिन खत्म हो नहीं सकता। ठीक है, धीरे धीरे लेके चलना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज चैप्टर जैसे स्कूल में निकल गया, निकल जाएगा। ठीक है, बाउंसर निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा सब खत्म। ठीक है, देखो अब है क्या, पहली बात पूरे चैप्टर। अच्छा आप एक बात बताओ, अकाउंट्स के अंदर हम किसके ऊपर फोकस करते हैं? कोई भी बिजनेसमैन अकाउंट्स में किस पे फोकस करता है? जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो, आपके लिए मेन क्या है? प्रॉफिट की बात। हम हमेशा ये देखते हैं कि भैया मेरे लिए प्रॉफिट निकालते टाइम प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है बस। हम हर एक चीज को चेक करेंगे, प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आता है। एक्सपेंस है, प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आएगा। इनकम है, प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आएगा। बट यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में जैसा इसका नाम है, क्या नाम है? कैश। तो भाई साहब इस कैश को ना इस पूरे चैप्टर में हम लोग एक किंग की तरह ट्रीट करेंगे।
हम बस इसके बारे में सोचेंगे, बस कैश कितना आ रहा है, पैसा आया पैसा गया आउट, दैट्स इट। पूरा चैप्टर इसी के आसपास घूमता रहेगा। चैप्टर का नाम भी क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश का फ्लो कैसा है, कैश का फ्लो कैसा है मतलब कहां से, टॉपिक क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स क्या, फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश तो आपको पता ही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो कैश के बिल्कुल बराबर है। सिंपल, अभी देखिए कैश इक्विवेलेंट क्या है। ड्यूरिंग एनी पीरियड, किसी भी पीरियड की बात करते हैं, हमेशा फाइनल अकाउंट बिल्कुल लास्ट में देखने को मिलेगा आपको। अब इस पूरे चैप्टर में क्या देखोगे, जो मींस मूवमेंट क्या है मेरे कैश का, क्या वो मूवमेंट आपका पॉजिटिव है, क्या वो मूवमेंट आपका नेगेटिव है। दोनों में से एक ही होता है ना, या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा एक पूरे साल के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या। देखो कैश तो मतलब कैश ही है, कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है ये वाला एरिया, दैट इज बैंक बैलेंस। कि बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो आपका कैश इक्विवेलेंट है, कैश के बराबर ही है ना। कौन सा वाला लड़के, पॉजिटिव बैलेंस, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव बैलेंस। नेक्स्ट के बाद किसी भी तरीके की कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, छोटे टाइम विद इन 1 ईयर वाली अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो भी कैश के बराबर ही मानी जाती है इस एरिया के अंदर, जिसको रियलाइज कितने टाइम में किया जाएगा, 3 महीने के अंदर। बुक्स में इसका नाम आपको देखने को मिलेगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इन जनरल आप इसको करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानोगे। बाय डिफॉल्ट इसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज ही मानेंगे, वो 3 महीने बाद बाय डिफॉल्ट। अगर क्वेश्चन बता देगा ये इन्वेस्टमेंट मेरी लॉन्ग टर्म वाली है, 1 साल वाली है, 3 साल से ज्यादा वाली है, तब हम इसे नॉर्मल अलग से ट्रीट करेंगे। अदरवाइज कैश करंट इन्वेस्टमेंट को आप हमेशा कहां डालोगे, कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही डालोगे। अब इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कैश का फ्लो कहां, हमारे बिजनेस में 3 एक्टिविटी चलती है। पहली एक्टिविटी हमारे बिजनेस का मेजर ऑपरेशंस क्या है, उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, आपके बिजनेस की जितनी भी कोर एक्टिविटीज हैं उनके बारे में बात की जाती है इसके अंदर। ठीक है, वो तो मतलब कोर एक्टिविटीज का मतलब जैसे मेरे बिजनेस की बात करो, मेरे बिजनेस की कोर एक्टिविटी क्या है, मेरे बिजनेस की कोर एक्टिविटी क्या है, अगर आप मान लो आपने आपको जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है, जिसका भी सामान आप बेचना चाहते हैं, ठीक है, उसकी दुकान खोल लेते हैं। ठीक है, गर्ल्स की कॉस्मेटिक दुकान खोल मारो, ठीक है, खुद ही बोतलें ही खत्म कर दी। अगर इनका कॉस्मेटिक्स की दुकान खोल दी इन लोगों ने, तो इनको जो कॉस्मेटिक्स का सामान बेच के जो पैसा मिलेगा वो क्या है इनका, वो है कोर एक्टिविटी वाला पार्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं कोर एक्टिविटी। उस पर्टिकुलर ऑपरेशन से जितना भी पैसा जनरेट किया जाएगा हम कहां डालेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। अच्छा क्या लगता है, क्या उस बिजनेस के अलावा कुछ और हो सकता है, और भी होता है ना सामान। जैसे मैं अपने बिजनेस की बात करूं, मेरा काम क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। भाई आपको जो फीस में प्रोवाइड करा तो वो क्या है, मेरा मेरे बिजनेस का मेरी एक्टिविटी है। आप लोगों को सर्विस देने के लिए मेरे कुछ खर्चे भी हैं, वो भी ऑपरेशनल ही है ना सारे, बिजली का बिल देना, ठीक है, स्टेशनरी का सामान मेरा निकल के आता जो भी है, भाई ये सब ऑपरेशनल पार्ट है। लेकिन इसके अलावा भी तो इनकम आती है। ठीक है, भाई बाहर मैंने मोमोज रेडी वाले से पैसे लेना शुरू कर दिया, भाई यहाँ रेडी लगा दिन के 100 रुपए दे सिंपल इफेक्ट से बता रहा हूँ। ठीक है, होता है 100 रुपए इस्तेमाल, अरे बहुत होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं एक एक्स्ट्रा इनकम की बात कर रहा हूँ, ये भी इनकम हो सकती है ना, लेकिन क्या ये मेरी इनकम ऑपरेशनल इनकम है, नहीं है, ये ऑपरेशनल नहीं है। ये मेरी कौन सी इनकम नहीं मानी जाएगी, ये मेरी इन्वेस्टिंग वाला पार्ट माना जाएगा। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का तरीका, मतलब मैंने भाई अपने बिजनेस से क्या किया, एक प्रॉपर्टी परचेज करके इस प्रॉपर्टी को रेंट पे डाल दिया, रेंट आए, लेकिन क्या वो बिजनेस एक्टिविटी का रेंट है, नहीं, वो किसका है, वो एक्स्ट्रा है, मेरी इन्वेस्टमेंट किया है इसलिए मुझे रेंट मिला। ठीक है, मेरे फ्रेंड को पैसे की जरूरत है, मैंने कहा भाई दे दे पैसे, ठीक है, लेकिन ब्याज चाहिए, ब्याज मिलेगा, क्या वो मेरा ऑपरेशनल है, नहीं, वो क्या है, इन्वेस्टिंग वाला। ये हुआ दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आपने बिजनेस को रन करने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, चाहे कर्जा छोटा हो चाहे कर्जा बड़ा हो, और उससे रिलेटेड खर्चे जितने भी होते हैं वो सब कहां जाएंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्लियर है, ये आपके बिजनेस के इनकम और एक्सपेंसेस, ये आपकी इन्वेस्टमेंट से होने वाले इनकम और एक्सपेंसेस प्लस उसमें जाने वाला पैसा या वहां से आने वाला पैसा, तब यहाँ आएगा फाइनेंसिंग का मतलब वो पैसा जो आपने कर्जे पे ले रखा, चाहे छोटे टाइम के लिए चाहे बड़े टाइम के लिए, प्लस उस पर होने वाला खर्चा भी इसी में आने वाला है। अब सबसे मेजर पार्ट क्या है, इस वाले में दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ये जो पार्ट है ना आगे लगा दो, जितना टाइम
हम लोग इस एक्टिविटी में लगाने वाले हैं, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, उतने टाइम में ये दोनों खत्म हो जाते हैं। सॉल्यूशन में भी सेम है, अगर आपका सॉल्यूशन एक पेज का बनेगा, एक पेज का सॉल्यूशन बना, तो एक पेज में से 2/3 का जो एरिया होगा ये केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी ले जाएगा, बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये आपका 1/3 में कवर करता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों में गलती करने के चांसेस बहुत लीस्ट होते हैं, इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा चांस होता है बच्चों में गलती करने के, क्योंकि इस पूरे पार्ट को 3 पार्ट में स्प्लिट किया गया है। ठीक है, और तीनों पार्ट में स्पेसिफिक लोकेशन है, स्पेसिफिक आइटम को रिकॉर्ड किया है, कभी भी ऐसा नहीं रैंडम आइटम नहीं डाल देते होता है। और इसको बनाने के 2 तरीके होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आप कैश फ्लो निकालते हो, अगला पॉइंट क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड्स, पहला है डायरेक्ट, दूसरा क्या है इनडायरेक्ट। दोनों ही मेथड आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोर्स में भी अवेलेबल है, बट द गुड न्यूज़ इज इसका क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया, आसान यही है। ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है, आप बिजनेस में प्रॉफिट निकालते हो, क्या जो पैसा वहां से नेट प्रॉफिट क्या ऐसा ही तो है, आपने सेल्स किया, खर्चे माइनस किए, क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट निकल के आता है। क्या जो नेट प्रॉफिट निकल के आया, क्या वो सारा कैश प्रॉफिट है? नहीं है ना कैश प्रॉफिट हो, क्योंकि उसमें कुछ पैसा ऐसा भी है जो उधार में सामान बेचा गया है, कुछ इनकम ऐसी भी है जो एक्चुअली में इनकम है ही नहीं मेरी, बस रिकॉर्डिंग कर रखी है, कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जो खर्चे हुए नहीं है बट फिर भी रिकॉर्ड कर रखा है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, उन सभी की एडजस्टमेंट के बाद फाइनली क्या निकल के आएगा, कैश प्रॉफिट निकल के आता है। जैसे भाई मान लो सेल की, एक दिन की सेल, ठीक है, मैंने सेल्स की सामान बेचा, लेट्स सपोज 40,000 का हमने सामान बेचा, ठीक है, एक्सपेंस की जब बारी आई तो एक्सपेंस किया मैंने केवल 10,000 रुपीज, तो प्रॉफिट कितना हुआ, सीधा सीधा 30,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। मैं घर गया, मैंने स्टेटमेंट दिखाई मैडम को, मैडम को बोला भाई साहब इतना ये डाटा है, ये पकड़ो, ये सब इन्फॉर्मेशन है, मैडम बोल लाओ 30,000 रुपये। अब मैंने क्या किया, मैंने 30,000 रुपये निकाले, मैंने बोला भाई ये 15,000 ही आए, 15,000 है कैसे कैसे, मेरा प्रॉफिट तो 30,000 का दिखा रहा है, माल बिका 40,000 रुपये का, 10,000 खर्च भी होगा, चलो मान लेते हैं 30 आना चाहिए, 30 का है, 15 ही तो हाथ में है, मैं क्या बोलूंगा 30 होगा तब जब ये 40 में से ना 15,000 का सामान जो है ना उधार में बिका है, क्रेडिट, ठीक है, तो कैश कैश का पार्ट है ही नहीं मेरा, ठीक है, तो जब मैं इसे हटा दूंगा यहाँ से निकाल के, इसमें से मैंने माइनस किया, तो जो मेरा अमाउंट बचेगा इसमें क्या बोलेंगे, दिस इज द कैश प्रॉफिट, एक्चुअली कैश का फ्लो कितना है, कैश का इनफ्लो कितना है, ये है, ये बहुत छोटा एरिया है, इसी को बड़े एरिया में मुझे कन्वर्ट करना और आंसर निकालना। नाउ अगर मैं डायरेक्टली क्या बोलूं कि मुझे कैश रिसीव कितना हुआ पूरे महीने में, यहाँ पे रिसीव हुआ लेट्स सपोज 14,000 रुपीज, और मैंने कैश पे कितना किया पूरे 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 महीने में, ठीक है, वो किया लेट्स सपोज 10,000 रुपीज का कैश पेमेंट, ये कितना आया 4,000, दिस इज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, सिंपल, और कुछ नहीं है भाई, आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो ना, ऐसे बनता है P&L अकाउंट, जो भी हमारी इनकम स्टेटमेंट बनेगी यहाँ पर यहाँ इनकम आएगी सारी, मैं यहाँ रिकॉर्ड करते टाइम मैं केवल एक बात पे फोकस करूंगा, जो पैसा मुझे मिल गया मैं बस उस पर फोकस करूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है क्या मिला क्या नहीं मिला, जो मिलता जाएगा कैश में उसे रिकॉर्ड करता रहूंगा, जो खर्चा होगा कैश में उसे रिकॉर्ड करूंगा, एट लास्ट जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। इस मेथड को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट, कि मैंने क्या किया डायरेक्टली उन आइटम पे फोकस किया जो कैश में, बस बाकी में मैंने फोकस ही नहीं किया। इस टॉपिक का एक ही क्वेश्चन किया मैंने, पहला वाला, बस इसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस वाले में, इसलिए हम इसको करेंगे भी नहीं, हम फोकस करेंगे किस वाले पे, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भैया मैंने ऑलरेडी जो P&L अकाउंट बना रखा है, ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो प्रिपेयर कर रखा है ना मैंने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते टाइम हम लोगों ने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है, ठीक है, ट्रेडिंग एंड P&L, ट्रेडिंग एंड P&L यही बनता है। जस्ट एक एग्जांपल, इसको लिखना मत, बिल्कुल ध्यान समझना है, इसको आपको पूरा चैप्टर तक समझ में आ जाएगा, ये पूरे चैप्टर में जो भी मैं प्लस माइनस करूंगा आगे जाके वो कैसे होता है और क्यों होता है, सब कुछ इसके अंदर ही है, और ये इनडायरेक्ट मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस ले रहा हूं आपके सामने, यहाँ पे देखो सेल्स हमारे पास कितने रुपए की है,
हम लेके चलते हैं भाई 1,70,000 का सामान बेचा है पूरे साल, ठीक है। अब इसमें खर्चे की, मुझे खर्चों के लिस्ट बताओ सारे सारे, क्या क्या खर्चा हो सकता है। भाई हमने वेजेस में खर्चा कर दिया, लेट्स सपोज 10,000 रुपीज का, ठीक है। हमने रेंट पे कर दिया 1,000 रुपए का, ठीक है। उसके अलावा हमने कोई इंटरेस्ट पे कर दिया, लोन वगैरह ले रखा होगा, इंटरेस्ट पे किया होगा, 2,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है। बिजनेस में डेप्रिसिएशन भी सिखाया था मैंने आपको, डेप्रिसिएशन मैंने रिकॉर्ड किया, ठीक है। हाँ मिसलेनियस बोलते हैं उन्हें। नेक्स्ट डिविडेंड एक्सपेंसेस या डिविडेंड पेड बोलते हैं वो लोग से। हमने डिविडेंड पे किया, शुरू कर रखे हैं, तो उसका डिविडेंड हमने पे किया है वो 7,000 रुपए का। इसके अलावा हाँ जी बैड डेट्स ले सकते हैं, बैड डेट्स हमारे पास हो गए, बैड डेट हो गया, ठीक है 6,000 रुपए का। चलो जी कैरेज भी ले लेते हैं 100 रुपए का, ठीक है। इसके बाद गुडविल आपने क्या कर दिया, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, फिर मैं काम आऊँ। अच्छा इनकम भी आता हूँ, कुछ इनकम भी तो होती है हमारे पास, वो है आपको रेंट भी हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ठीक है 1,600 रुपए का। तरीके का आपको प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट 1,000, सर कितनी आइटम लेते हैं, ये सारी आइटम लेने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा, जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। कितना आने वाला है 1,70,000, कितना आएगा ये वाला, कितना आएगा 27,600, ठीक है 27,600 माइनस कर लेते हैं, ये वैल्यू आती है मेरे पास 5 और ये नाउ लिसन अप। अब देखो इनडायरेक्ट मेथड क्या, इनडायरेक्ट मेथड आपको सिंपल सी बात बोलेगा, भैया आपने अपने पास पीएनएल तो बना ही रखा है, क्या आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है, हम क्या बोलेंगे यस, पता है भाई प्रॉफिट चाहिए ना, एक बार पता हमारे बिजनेस का प्रॉफिट हमारे पास कितने का है 1,47,400, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे सीधा सीधा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहला पॉइंट कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, कितना कमाया हमने 1,45,400, कितना कमाया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने सारे आइटम्स के ऊपर दो कंडीशन चेक करूंगा। कंडीशन नंबर 1, क्या जो आइटम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं क्या वो ऑपरेटिंग नेचर की है, मतलब बिजनेस नेचर की है वो आइटम। कंडीशन नंबर 2, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, क्या वो आइटम जो भी रिकॉर्ड की गई है क्या वो कैश में है, क्योंकि हमें कैश मेन क्या निकालना, कैश फ्लो निकालना है ना, तो कैश में है या नहीं ये निकालना पड़ेगा। कंडीशन पहले चेक करो, वेजेस, क्या वेजेस जो हम पे करते हैं वो ऑपरेटिंग होते हैं और कैश में भी होते हैं, बिकॉज़ हम पे कर रहे हैं जाहिर सी बात कैश में ही है, तो मेरा अलाउड है, ठीक है इसको हम छेड़ेंगे नहीं, जो खर्चा अलाउड है उसको छोड़ दो, वैसे रहते हैं। जो हमने रेंट पे किया क्या ये बिजनेस का रेंट है, कैश में है, अलाउड है, इसका मतलब इसे यूज कर लेते हैं, छोड़ दो इसे। इंटरेस्ट पेड क्या ये ऑपरेटिंग है, नहीं, अगर ये ऑपरेटिंग नहीं है तो ये ऑपरेट तो ये इस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आ सकता, जाहिर सी बात है, क्योंकि बिजनेस से खर्चा बिजनेस का थोड़ी है। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये आपका बिजनेस का खर्चा क्यों नहीं है, क्या बिजनेस के बंद होने से इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट में आप जो पे कर रहे हो किसका पार्ट है, वो जो कर्जा आपने ले रखा है, लोन ले रखा है लॉन्ग टर्म का, उसका पार्ट है ना। बिजनेस चले चाहे ना चले भैया इंटरेस्ट मांगने तो बैंक आएगा ही आएगा, मुझे मतलब नहीं है भैया तुम्हारा बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा, मुझे अपने इंटरेस्ट से मतलब है, तो इसका मतलब ये मेरा फाइनेंसिंग का पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, तो मुझे इसे हटाना पड़ेगा, और जैसे ही मैं इसे यहाँ से हटाऊंगा तो मेरे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, अरे एक्सपेंस बढ़ेगा, जब एक्सपेंस घटेंगे तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा,
दैट्स द रीजन इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं इधर प्लस करते हैं कितने रुपए 2000। चलो मैं ये पढ़ रहा हूं डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग होता है? यस ऑपरेटिंग तो है, बिजनेस कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, एज पर इनकम टैक्स अलाउड है, डैप तो लगेगा। लेकिन सर क्या वो कैश है? नहीं, वो कैश का पार्ट नहीं है, डेप्रिसिएशन लगाया वो आप अपने एक्सपेंसेस पे रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। भाई मैंने बोर्ड लिया है, बोर्ड 1.5 लाख का है, हर साल 15,000 में कम कर रहा हूं मैं इसके, क्या वो 15,000 रुपए को देने पड़ रहे हैं क्या हर साल? नहीं देने पड़ रहे ना, तो ये मेरा एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस कर रहा है, बट कैश में आउटफ्लो कैश का नहीं है, हटाना पड़ेगा, इसे भी हटा देते हैं। जैसे आप इसे हटाओगे तो क्या होगा मेरा बिजनेस में डेप्रिसिएशन में प्रॉफिट इंक्रीज करेगा कितना 1000। नेक्स्ट डिविडेंड पेड, क्या ये डिविडेंड पेड मेरा कैश में है? बिल्कुल पैसा देना पड़ रहा है। अच्छा कैश में का मतलब है कैश और बैंक दोनों से, पैसा बैंक में जारी है ना, कैश इक्विवेलेंट तो है, तो कैश में है परफेक्टली, कैश में होता है लेकिन ऑपरेटिंग नहीं है, बिकॉज डिविडेंड किसके ऊपर पे होता है? शेयर्स के ऊपर, और शेयर्स का पैसा हम पब्लिक से लेते हैं, वो तरीके की लायबिलिटी ही है, आपको पैसा देना पड़ रहा है ना, और किसके ऊपर? लायबिलिटी के ऊपर देना पड़ रहा है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है, इसीलिए करना पड़ेगा। जैसे आप इसे हटाओगे क्या होगा? प्रॉफिट मेरा फिर से हट जाए, हो गया कैश और बैंक क्या उससे फर्क नहीं पड़ता, कैश और बैंक कोई भी डिविडेंड आप कैश किसी शेयर होल्डर घर थोड़ी देने जाओगे, ले भाई कैश प्रोडक्ट ट्रांसफर होगा आजकल, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, बैड डेब्ट क्या बिजनेस का पार्ट है, पैसा जा तो चुका था ऑलरेडी लेकिन मिलेगा नहीं आपको, बिजनेस का पार्ट है, रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कैरेज, बिजनेस कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह तो देना पड़ेगा भाई, ये कैश का पार्ट है, ऑपरेटिंग भी है, अलाउड है, ठीक है। गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं है, गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है? आपने किसी कोई बिजनेस परचेज किया था जिसकी गुडविल आपने पे करी है, तो गुडविल रिकॉर्ड करी होगी, लेकिन जिस बिजनेस को परचेज किया था ना वो आउटडेटेड हो गया है, तो उसमें गुडविल की वैल्यू भी कम होती रहेगी, जो गुडविल की वैल्यू आप कम कर रहे हो, क्या उसमें किसी को पैसे देने पड़ रहे हैं? नहीं देने पड़ रहे, दैट मींस ये ऑपरेटिंग तो है लेकिन आपका कैश में नहीं होता, हटाना पड़ेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। जैसे आप इसे हटाओगे क्या होगा? इधर गुडविल रिटर्न ऑफ इसे ऐड कर देंगे, कितना कैरेज नहीं है, कैरेज तो बिजनेस का पार्ट है, जो बिजनेस क्या होता है अलाउड है, ये वेजेस अलाउड है, रेंट अलाउड है, कैरेज पे अलाउड है, बैठक पे अलाउड है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन तो ये मेरी है, अब उत्तर मांगो रेंट रिसीव, क्या ये रेंट रिसीव ऑपरेटिंग है? नहीं है, अभी समझा स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, रेंट रिसीव किसका पार्ट है? ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ये ना तो नहीं आएगा, तो जैसे आप इसे हटाओगे मेरे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा? इनकम अगर कम होगी तो प्रॉफिट भी रिड्यूस होगा, हम क्या करने वाले हैं? इसे माइनस करने वाले हैं, क्या चीजें? तो ये रेंट ऑपरेटिंग का पार्ट, हमारा काम रेंट रिसीव करना थोड़ी है, पीजी को बोल के बैठे, ठीक है। रेंट रिसीव किस पे होता है? प्रॉपर्टी किराए पे खड़ा रखी है, आपका मेन बिजनेस क्या है? कुछ और ही होगा, ठीक है, क्योंकि तभी ये सारी चीजें हो रही है, रेंट यहाँ रेंट देना, यहाँ देना पड़ता है, वेजेस देने पड़ रहे हैं, अच्छा हमारे प्रोडक्शन एग्जैक्टली। हाँ मेरा बिजनेस ही है, किराए पे खाना है, तो पीजी खोल के बैठा हुआ हूँ, तो मेरा रेंट तो मिलेगा मेरा, तो वो मेरा ऑपरेटिंग नेचर का है, बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग नहीं मानते इसे, ठीक है, बताना पड़ेगा। बता दिया। इंटरेस्ट रिसीव अगेन इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग, मतलब ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, जैसे आप इसे हटाओगे प्रॉफिट दोबारा से क्या होगा? माइनस, माइनस कर देंगे प्रॉफिट, और जो नेगेटिव वैल्यू है अकाउंट्स में हम किसमें डालते हैं हमेशा? अगला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, भैया आपने इन्वेस्टमेंट बेची तो क्या ये रेगुलर इनकम है मेरी? कभी कभार बेचोगे इन्वेस्टमेंट वगैरह लॉन्ग टर्म वाली है, जब भी बेचोगे तो ये मेरा इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। और दूसरी बात, जो भी प्रॉफिट हुआ क्या वो अलग से मिलेगा क्या आपको? भाई सेल्स की आपने इन्वेस्टमेंट की तो उसमें इंक्लूड हो गया ना ऑलरेडी, दोबारा से क्यों रिकॉर्ड करना? इसीलिए हटाना पड़ेगा, और वैसे भी ऑपरेटिंग नहीं है, इसे रिमूव करेंगे हम लोग, बिकॉज़ ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है और ये ऑलरेडी वहां रिकॉर्ड हो चुका है। क्या लिखोगे जरा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, कितना अमाउंट है? 1000 रुपीज का। आप जो में आपके पास आंसर आएगा उसमें क्या बोलेंगे? हाँ जी सारा 1,50,400, बढ़िया। इसमें क्या बोलेंगे? इट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन अभी कुछ चीजें बाकी हैं बिफोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है, बस अब क्लियर है।
यही काम आपको करना होता है। तुम्हारे बुक्स में लिखा है डेफिनेशन प्लस माइनस ये सब किस बेसिस पे है, वो सब इसी बेसिस पे जो मैंने लिख रखा है। ये इसका ये मेन सेक्शन है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसे एक बार नोट कर लो। और ये इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से, इनडायरेक्ट मेथड अगर आपको यूज करना है तो वो ऐसे बनाया था, तो कॉन्सेप्ट ये होता है बेसिकली। ठीक है, नोट कर लो। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर कवर करेंगे। फोकस। Now start with the first topic। जब भी आप CFS को बनाओगे ऑपरेटिंग वाला स्पेसिफिकली, आगे बाकी बात नहीं करेंगे, केवल ऑपरेटिंग वाले की बात करेंगे। ऑपरेटिंग वाले में हमारा सबसे पहला जो मेजर एरिया होता है, ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है सारी की सारी, एक बार दोबारा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखो क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं, ये डिटेल में समझा देता हूं, मैं रीड कर लेते हैं बस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब बेसिकली क्या होता है हमारे पास, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मींस फ्लो फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब आपके बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स क्या है, वहां से जो पैसा आएगा उसे हम कहां डालते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा है, कह रहा है इट मींस एक्टिविटीज व्हिच आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज एंड इंसिडेंटल एक्टिविटीज, मतलब मिलती जुलती एक्टिविटीज जो हमारे पास है उन्हें हम कहां डालते हैं, ऑपरेटिंग में। एग्जांपल्स क्या क्या है, डेटर्स से पैसा लेना, क्रेडिटर्स को पैसा देना, पेमेंट करना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, जैसे क्या क्या, सैलरी पे कर दी, रेंट पे कर दिया, वेजेस पे, इंश्योरेंस एक्सेट्रा वगैरह, जितने भी खर्चा बिजनेस के लिए कर रहे हो वो सब कहां जाएगा आपका, ऑपरेटिंग में। नेक्स्ट इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, यहां पे आप केवल और केवल उसी वाले कैश या कैश इक्विवेलेंट को यूज करोगे जो कहां से आया है। इंश्योरेंस बिजनेस में आप करवा रहे हो भाई, बिजनेस में जो एसेट्स हैं उनका इंश्योरेंस तो कराना पड़ेगा, इंप्लॉयज का इंश्योरेंस कराना पड़ता है, तो बिजनेस करोगे तभी तो होंगी सारी चीजें। लाइफ इंश्योरेंस नहीं, ऑनर का लाइफ इंश्योरेंस नहीं, बिजनेस के जो एम्प्लॉइज हैं उनका इंश्योरेंस, या फिर जनरल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस होता है। ठीक है, वो सारे इंश्योरेंस किसका पार्ट है, इसी का पार्ट है। ठीक है, गाड़ी अपने ले रखी है, गाड़ियों को इंश्योरेंस देना पड़ेगा, उसी का पार्ट है, आपका आएगा ही आएगा। नेक्स्ट इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है, किसी भी तरीके का अगर आप सेल कर रहे हो या फिर परचेज कर रहे हो, किस चीज का सेल परचेज है ये, किसी भी फिक्स एसेट्स का या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट का, और ये इन्वेस्टमेंट कौन सी होनी चाहिए, दैट शुड बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वाली है तो ही इसमें आएगी, प्लस उन पर जनरेट होने वाली किसी भी तरीके की इनकम, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो सब इसी का पार्ट है। डन। पहला पॉइंट क्या है, सेल किसका, फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट का, सेम वही लॉन्ग टर्म वाली। ठीक है, परचेज किस चीज का, फिक्स एसेट्स का या फिर लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट का, ये भी इसी का पार्ट है आपका। नेक्स्ट, किसी भी तरीके की इनकम अगर आपको मिल रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक ही बात है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करोगे। फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, फाइनेंसिंग में आएगा आपका किसी भी तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर, हमने कंप्लीट किया ना बीएसटी में अभी, क्या क्या, डेट और इक्विटी, डेट और इक्विटी से आने वाला कैश फ्लो, पैसा आए चाहे पैसा जाए, डेट या इक्विटी का, और उस पर लगने वाली क्या, सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट का मतलब क्या होता है भाई, आपने डिबेंचर्स लिए, लोन लिया, तो बदले में कुछ देना भी तो पड़ेगा, क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। शेयर्स के थ्रू पैसा लिया आपने तो क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा, तो वो होता है सर्विस कॉस्ट का पार्ट। तो क्या लिखा है, कैपिटल स्ट्रक्चर मींस शेयर कैपिटल, डिबेंचर या फिर किसी भी तरीके की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जैसे बैंक लोन, और एग्जांपल में इशू ऑफ शेयर कैपिटल या फिर आपके किसी भी तरीके के डिबेंचर्स अगर आपने इशू कर दिए वो भी इसी के अंदर आता है। रीपेमेंट ऑफ लोन या फिर लोन टेकन, आपने लोन ले रखा है उसका रीपेमेंट अगर आप कर रहे हो या लोन ले रहे हो आप, वो भी इसी का पार्ट है। और इन पर होने वाला खर्चा, खर्चा क्या है, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड, सब इसी में आएगा। डन। अब आ जाओ सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना हम इतने पार्ट्स में करेंगे, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट एरिया, ये हो गया मेरा सेकंड एरिया, और ये लास्ट में मेरा यहां से लेके, यहां से स्टार्ट होता है ये वाला, यहां से लेके यहां तक, ये हो गया मेरा थर्ड पार्ट। ठीक है, बुक्स में भी ये ऐसे ही गिवन है आपको क्वेश्चंस, पहले आप इस एरिया को समझोगे। तो पहले मैं काम करते हैं, पहले इस वाले एरिया पे फोकस करते हैं, और जो डाटा मेरे पास रिकॉर्डेड है ना, इनको एक बार समझते हैं कि ये है क्या क्या, क्योंकि इन सबकी लोकेशन यहीं पे क्यों आ रही है, नीचे क्यों डाल देते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा केवल ये वाला एरिया, बस मुझे यहां तक का आंसर बताओ, और नीचे का कोई आइटम आपको दे रखा है, तो आप उसे यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, उसके पीछे लॉजिक भी है। देखो, आप जब प्रॉफिट कमाते हो, जो भी हमने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाने के बाद आप क्या क्या चीजें करोगे, इस प्रॉफिट का क्या करोगे, प्रॉफिट कमाने के बाद उस प्रॉफिट का यूज कहां कहां पे किया जाता है, पहला पॉइंट नहीं,
ये सब तो बात का पार्ट है, तो पहले माइनस हो चुकी है ऑलरेडी, रेंट पे करना, सैलरी पे, सब तो ऑलरेडी हो चुका है ना। प्रॉफिट कमाने के बाद आप क्या करोगे, देखो प्रॉफिट कमाने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करोगे, उस प्रॉफिट में से क्या दोगे, डिविडेंड पे करोगे। पहला पार्ट ये होगा, क्योंकि प्रॉफिट हाथ में होगा तभी तो डिविडेंड दिया जाएगा, प्रॉफिट है ही नहीं तो डिविडेंड किस बात का। अब डिविडेंड में भी दो तरीके के डिविडेंड आते हैं, पहला डिविडेंड आता है मेरे पास जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड, और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज का मतलब होता है फाइनल डिविडेंड, ठीक है, इंटरिम का मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने अच्छा काम कर दिया तो एक डिविडेंड और लो, बांट दिया, ऐसे ही क्वार्टरली डिविडेंड दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल डिविडेंड मतलब साल में एक ही बार दिया जाता है, बिल्कुल एंड में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये डिविडेंड कब दिया जाएगा, जब प्रॉफिट हाथ में होगा। दूसरी चीज आप और क्या करोगे, आप कुछ पैसा निकाल कर कहां डाल दोगे, जनरल रिजर्व में। भाई सेविंग भी तो करनी होती है, कुछ पैसा सेव करोगे, सेविंग तभी पॉसिबल है जब आप क्या करोगे, जब पैसा कमाओगे तभी पॉसिबल है। दूसरा पार्ट, इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, इसके अलावा आप प्रॉफिट कमाओगे तो भैया कुछ ना कुछ तो इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा। सरकार बोलेगी कुछ कमा रहे हो भैया, हमें भी, हमारा भी ध्यान रखो, हमें भी दे दो भैया कुछ ना कुछ, तो हम उनको भी पैसे देते हैं निकाल के। तो देखो बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के बाद ना ये चार आइटम आपको करनी पड़ती है। पहली आइटम क्या है, डिविडेंड देना, प्रपोज वाला हो चाहे इंटरिम डिविडेंड वाला हो। उसके अलावा आपको कुछ पैसा सेविंग साइड में रखना पड़ता है और कुछ पैसा मुझे इनकम टैक्स में देना पड़ता है। पॉइंट ये आता है, इनकम टैक्स में पैसा आप डायरेक्टली पे नहीं करते, आप क्या करते हो, आप इसके लिए प्रोविजन बना लेते हो पहले ही मैंने प्रोविजन बना के रख लिया है कि हमें इतना प्रोविजन, इतना टैक्स देना पड़ेगा। नाउ माय मेन क्वेश्चन इज डिविडेंड दे, अब इसमें से कितनी आइटम ऐसी हैं, इसमें से कितनी आइटम ऐसी हैं जो कैश या ऑपरेटिंग नेचर की हैं, सेम कंडीशन वही फुलफिल करेंगे हम। एक बात बताओ, डिविडेंड जो आप दे रहे हो, जो भी आप डिविडेंड पे कर रहे हो, क्या वो डिविडेंड पे करना मेरा कैश का पार्ट है, मतलब ऑपरेटिंग का पार्ट है, डिविडेंड पे करना नहीं है। तो हमें अब सॉल्यूशन देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सीधा सीधा ये हमने समझ लिया। अब देखो क्या लिखा हुआ है इधर, सबसे पहला पार्ट आप क्या सर्च करोगे, अपने क्वेश्चन में सर्च करो कि हमने कितना कमाया, क्वेश्चन बताएगा आपको, आपके पास एक प्रॉपर बैलेंस शीट देगा वो आपको, उस बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट कहां मिलेगा, कितना प्रॉफिट कमाया कहां मिलेगा, वो मिलेगा आपको रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में, ये मिलेगा आपको कहां, आपको बैलेंस शीट के अंदर मिलता है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर एक डाटा लिख के देगा जिसका नाम होगा सरप्लस, ये वहां मिलेगा। क्वेश्चन करवाएंगे तब देखेंगे, सरप्लस के अंदर मिलेगा, और उस सरप्लस के अंदर जो डाटा लिखा होगा ना, प्रॉफिट या लॉस, वहां से पता लगेगा। अब कैसे पता लगेगा कि वो प्रॉफिट है या लॉस है, वो हमेशा दो वैल्यूज देगा आपको, ठीक है, ईयर्स में दे रखा होता है, कैसे देगा, वो ऐसे निकाल के देगा, दिस इज द ओपनिंग ईयर एंड दिस इज द क्लोजिंग ईयर, मतलब या फिर करंट ईयर आप लगा लो, या फिर वो उस तरीके से निकाल के देगा, कुछ ऐसे देता है, भाई ये मेरा प्रीवियस ईयर है और ये मेरा करंट ईयर है। पिछले साल हमने कमाया 4 लाख, इस साल हमारा प्रॉफिट कितना दिखा रहा है सरप्लस में, 5 लाख, तो हमने कितना कमाया, 1 लाख कमाया। डन। और अगर ये उल्टा होता तो, मतलब मान लो ये दे रखा है 14 लाख और ये दे रखा है कितना, 5 लाख, तो क्या है ये लॉस है मेरा एक तरीके से, कि इस बार लॉस हो गया मेरे को, पिछले साल 14 लाख कमाया था, इस साल कितना, केवल 5 लाख ही कमाया, तो 9 लाख का लॉस हो गया इस बार, ठीक है। तो लॉस में कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना आपको, यहां आप सिंपल लिखोगे नेट लॉस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बस यहां पर क्या डाल देना, ब्रैकेट डाल देना, अगर लॉस है तो, प्रॉफिट है तो नॉर्मली आप काम करेंगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद अगला पार्ट, अब देखो इसमें 4 आइटम है। पहली आइटम क्या है, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड कहां मिलेगा आपको, हमेशा मिलेगा बिल्कुल एग्जाम, वो क्वेश्चन खत्म, बैलेंस शीट खत्म होने के बाद नीचे एडजस्टमेंट एरिया में, ये मैंने लोकेशन में लिखी हुई है सबकी, कहां मिलेगा ये, एडजस्टमेंट में मिलेगा। दो वैल्यू देगा वो हमेशा आपको, एक होगी ओपनिंग वैल्यू, एक होगी क्लोजिंग वैल्यू। जो भी ओपनिंग वाला वैल्यू है उसे आप यहाँ पे प्लस कर देना, क्यों प्लस करेंगे नेक्स्ट से बताऊंगा। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कहां मिलेगा, अगेन एडजस्टमेंट में मिलेगा। इंटरिम डिविडेंड एग्जैक्टली क्या है, ये वो पैसा है जो मैंने पे किया है, एक्चुअली में मैंने पे किया है, बट क्या ये मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट है, नहीं है, तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, यहां पे प्लस करना पड़ेगा। अच्छा इसको माइनस तो करना ही है ना, बिकॉज बिजनेस में एक्चुअली पैसा तो गया ही है ना, जो पैसा गया है तो किस एक्टिविटी का पार्ट है, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, डिविडेंड है ना ये, तो ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट है और ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। बस ये वो डिविडेंड है जो फाइनल डिविडेंड है, साल में एक बार पे हुआ है, और ये वो डिविडेंड है जो कब पे हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर, क्वार्टरली बेसिस पर। दोनों डिविडेंड पे तो किया ना मैंने, दोनों का पेमेंट अमाउंट कहां जाएगा, सेम डिविडेंड आप रिकॉर्ड करोगे यहाँ पे, ये देखो ये हो रखे हैं, डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स
इंटरिम डिविडेंड, ये रहा, ये दोनों यहां माइनस हुए क्योंकि पैसा अल्टीमेटली गया तो है ही ना बिजनेस में से, बस सही लोकेशन पे नहीं है वो, तो हमने क्या किया, उसे सही लोकेशन पे डाल दिया। डन, ठीक है। अब इसके बाद अगला आइटम क्या है मेरा, अब अगला आइटम क्या है मेरा, ये जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और ये कहां मिलेगा आपको, रिजर्व सरप्लस, बैलेंस शीट के अंदर ही आपको देगा सरप्लस और यही लिख के देगा वो जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व। अब इसमें कैसे पता लगेगा आपको कुछ ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, जैसे ये दे रखा है आपको, यहां दे दिया क्वेश्चन ने, उसके नीचे जनरल रिजर्व, ठीक है। क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो जनरल रिजर्व के अंदर मेरे पास 6 लाख रुपए थे, अब करंट ईयर में देखा जाए तो 8 लाख हो गए, 2 लाख ऐड हुआ है, ट्रांसफर हुआ है ना। मुझे एक बात बताओ, जनरल रिजर्व में पैसा डालने से क्या मेरा पैसा बिजनेस से बाहर गया, वो पैसा बिजनेस में तो पड़ा हुआ है, एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया और उसका नाम डाल दिया जनरल रिजर्व, बिजनेस में ही पैसा पड़ा हुआ है ना, तो हमने प्रॉफिट रिड्यूस होकर रखा है, जो रिड्यूस एक्चुअली में नहीं हुआ, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसीलिए हमने उसे क्या कर दिया, दोबारा से एड बैक कर दिया, बिकॉज ये मेरे एक तरीके से कहीं से भी कैश को रिड्यूस नहीं कर रहा, मतलब मेरा प्रॉफिट रिड्यूस नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या होता है, आपने अपने टैक्सेस के लिए ना प्रोविजन बना, बिकॉज टैक्स एक ऐसा अमाउंट है जो आपको हर साल देना ही पड़ेगा, जितना पैसा आपने कमाया उसमें से कुछ तो प्रोविजन देना पड़ेगा, जितना प्रोविजन आपने बनाया क्या वो एक्चुअली में किसी को पे किया, नहीं, बिकॉज प्रोविजन एक ऐसा अमाउंट है जो आपने क्या किया, पहले से साइड निकाल के रख लिया पैसा, ठीक है, कि मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा फ्यूचर में, लेकिन एक्चुअली में कैश का आउटफ्लो तो नहीं है, कैश तो बिजनेस के अंदर ही पड़ा हुआ है ना, बस मैंने उसको एक स्पेसिफिक नाम देके अलग रख दिया कि भैया ये पैसा टैक्स में इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब प्रोविजन बना दिया उसका। तो अगर पैसा बिजनेस के बाहर गया ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे दोबारा से यहाँ पे ऐड कर देंगे, बिकॉज ये पैसे का आउटफ्लो है ही नहीं, तो हमने क्या कर दिया, इसे ऐड कर दिया। मिलेगा कहां पे, ये मिलेगा आपको करंट लायबिलिटी के अंदर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का एक हेड मिलेगा, वहां मिलेगा, ठीक है। और कौन सी वैल्यू इसके अंदर आती है, हमेशा पेड वाली वैल्यू, या फिर आप इसे बोल दो ओपनिंग वाली वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन करवाऊंगा तब इसके ऊपर भी कुछ वर्किंग नोट्स बनता है, वो देखेंगे। अच्छा, इसमें ना एक चीज और है, क्या देखो क्या लिखा है, एडजस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी है, तो ये क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मिसलेनियस आइटम, वो होती क्या है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब बिजनेस करते टाइम ना हमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी करनी पड़ती हैं जो हमारे किसी भी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ना वो ऑपरेटिंग पार्ट है, ना वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ना वो फाइनेंसिंग का पार्ट है, बट पैसा बिजनेस में या तो आया है या तो गया है, तो कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब ऑपरेटिंग में से उसे हटाना पड़ेगा क्योंकि ऑपरेटिंग के नेचर का नहीं है, जैसे डोनेशन, बिजनेस कर रहे हो, डोनेशन मिली आपको, डोनेशन जो मिली पैसा एक्चुअली इन हुआ, आया तो है ना, लेकिन वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, तो मुझे ऑपरेटिंग, क्योंकि जब आप इन सबको एडजस्ट करोगे ना तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मेन आइटम यहां मिलती है, नेट प्रॉफिट, कौन सा वाला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग का मतलब मुझे क्या चाहिए, मेरे मेन बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए। जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करोगे ना, क्योंकि मैंने बताया था आपको ये सारी चीजें मैं आपको रियल में भी दिखाऊंगा जब हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, तब ये सारी चीजें, क्योंकि जब तक आपको इसका मतलब नहीं पता होगा ना, नेट प्रॉफिट का मतलब नहीं पता होगा, इस बाकी जो मतलब नहीं पता तब तक नहीं समझ पाओगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दिखता कुछ और है और मतलब कुछ और निकल के आता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हर साल नहीं होती, और अगर है भी तो उसका इंपैक्ट बिजनेस पे पड़ता ही नहीं है, ठीक है। किसी भी बिजनेस में मान लो भाई कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, एग्जांपल भाई लेट सपोज कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जंप हो गया, ठीक है, पिछले साल प्रॉफिट था मेरा 8 लाख रुपए का, और इस साल अनएक्सपेक्टेडली प्रॉफिट चला गया 18 लाख रुपए का। इन जनरल जो प्रॉफिट जंप आती है वो 1 लाख 2 लाख 2 लाख के आसपास की आती है, लेकिन एकदम से अगर 10 लाख की जंप आ रही है तो क्या ये एक एबनॉर्मल चीज है ना। तो हम क्या करते हैं इस केस के अंदर, पूरी बैलेंस शीट या फिर पूरा प्रॉफिट एंड लॉस रीड करते हैं, रीड करने के बाद हम चेक करते हैं क्या इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एक ऐसी आइटम होती है जो हर साल बिजनेस में नहीं आएगी। अब मान लेट सपोज ले लेते हैं कि इसमें ना भाई कंपनी के पास 12 लाख की डोनेशन आई है। अब एक बात बताओ, 12 लाख की डोनेशन आने के बाद प्रॉफिट में 10 लाख का जंप आया है, तो 2 लाख का तो फिर भी लॉस ही है, लेकिन ऊपर से क्या दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 10 लाख का। उस 10 लाख में से अगर मैं डोनेशन वाला अमाउंट हटा दूं 12 लाख का, तो लॉस में है बिजनेस। दैट्स द एरिया कि मुझे उस नेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हटाना पड़ेगा। जैसे ही मैं उसे हटाऊंगा तो क्या होगा, मेरा बिजनेस में प्रॉफिट प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस होगा यहां पे, क्योंकि इनकम को मैं हटा रहा हूं। सिमिलरली अगर मैंने कोई ऐसा खर्चा कर दिया जो खर्चा एक्चुअली में नहीं है,
मतलब बिजनेस नेचर का नहीं है, बट फिर भी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कंपनसेशन टू वर्कर, हर साल थोड़ी देना पड़ेगा, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो है क्योंकि ऑपरेटिंग का भी नहीं है, इन्वेस्टिंग का भी नहीं है, फाइनेंसिंग का भी नहीं है। तो कंपनसेशन मैंने पे किया, तो उससे भी हम क्या करेंगे, पहले माइनस किया था, अब उसको रिमूव करते टाइम क्या करोगे, आपसे ऐड ऑन कर दोगे, तो यहां पर वो चीजें ऐड हो जाती हैं। और जो भी चीजें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली, ये वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कोई भी आइटम अगर प्लस कर रहा हूं या माइनस कर रहा हूं, इन सभी आइटम को हम सबसे लास्ट में यहां पर हम प्लस माइनस में डाल देते हैं, इधर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के नाम से। ये बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा सारी चीजें। अभी के लिए ये हमारा एरिया क्लियर है, पहले वाला, ये वाला पूरा एरिया, ये वाला, ये हमने कवर कर लिया। इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, अच्छे से रिकॉल करके आना नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे, बिकॉज इसके बेसिस पर ही होगा सारा का सारा।